is best book. 40 rules of love is best book. बिकॉज बुक्स के नेम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, तो उनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब एग्री करेगा? सिंगुलर वर्ब। तो करेक्ट सेंटेंस इज 40 रूल्स ऑफ लव इज बेस्ट बुक। अच्छा, अब हम फॉरवर्ड मूव करते हैं। अच्छा, ये सेम, ये टू सिंगुलर सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय आइदर और नाइदर नॉर टेक अ सिंगुलर वर्ब, जैसे नाइदर फर्डी नॉर डल्क इज अवेटिंग फॉर यू, either mummy or daddy is coming with me at the outbound। दो सिंगुलर सब्जेक्ट जो आर, नार, नाइदर, आइदर से जुदा किए गए हों, सेपरेट किए गए हों या कनेक्टेड हों आपस में, उनके साथ हमेशा कौन सा वर्ब लगेगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। लेकिन यहाँ मैं बोल देता हूँ आइदर बॉयज और गर्ल्स, आइदर बॉयज और गर्ल्स डैश डैश, और उसके आगे बोलता हूँ आइदर बॉयज और गर्ल्स डैश डैश एब्सेंट यस्टरडे। इसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? हाँ, आर लगेगा। अब बिकॉज जो टू सब्जेक्ट्स हैं, दोनों सब्जेक्ट्स आइदर बॉयज और गर्ल्स दोनों ही प्लूरल बन गए हैं, तो आर जो है आपके पास परफेक्ट वर्ब होगा, करेक्ट वर्ब होगा, जो इस सेंटेंस के साथ फिट होगा। उसके बाद चलते हैं। हाँ, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं रूल। जैसे एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और वो एक फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज से कनेक्टेड है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज के आगे जो है प्लूरल नाउन है, तो वो भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ही लेगा। जैसे कि वन ऑफ द बॉयज इज येलिंग सो लाउड, वन ऑफ द मेंबर्स इज अगेंस्ट द रूल। हम इस वन को देखेंगे, ऑफ द बॉयज प्रेपोजिशनल फ्रेज है, इसके साथ सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं। हमारे पास सब्जेक्ट वन है, तो वन जो है सिंगुलर है, उसके साथ कौन सा वर्ब लगेगा? सिंगुलर वर्ब इज येलिंग। अगर आपको कहीं पे समझ ना आए तो काइंडली आप पूछ लीजिएगा। अच्छा, द इंडेफिनिट प्रोनाउंस सेवरल, फ्यू, बोथ, मेनी, अदर्स आर ऑलवेज प्लूरल। अगर अच्छा, यहाँ से मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ। वेरियस वॉइस डैश डैश एब्सेंट यस्टरडे, इसके साथ वर्ब क्या आना चाहिए? Excuse me, sir. I couldn't understand your question. Please, would you please repeat once again? ओके, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया गया है, बोथ वर आस्किंग टू बी फ्रीड, दोनों कह रहे थे कि हमें आज़ाद कर दो। सेवरल आर सीकिंग जस्टिस। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं सेवरल, फ्यू, बोथ, मैनी, इनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आता है। लेकिन अगर मैं वेरियस यूज करता हूँ, तो वेरियस के साथ आप कौन सा वर्ब लगाएंगे? सिंगुलर लगाएंगे, प्लूरल लगाएंगे? अगर बोथ की जगह मैं वेरियस लगा दूं, तो इसके साथ आप वर्ब कौन सा लगाएंगे? प्लूरल वर्ब। यस, वेरियस भी जो है इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो वो हमेशा प्लूरल वर्ब ही लेगा अपने साथ। तो बोथ वर आस्किंग, वेरियस वर आस्किंग, ये जो है हमेशा अपने साथ प्लूरल वर्ब भी लेंगे। ये रूल्स आप एक दफ़ा पढ़ लेंगे और थोड़ा सा क्रेम कर लेंगे,
तो आपको इजीली याद हो जाएंगे और आप इजीली जो क्वेश्चंस रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, जैसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस मोस्टली वो एरर्स रखते ही वर्ब्स में हैं, और इन सब्जेक्ट्स को ही चेंज करते हैं, तो फिर आपसे पूछा जाता है एरर डिटेक्शन में कि एरर डिटेक्शन फाइंड करें और उसके अलावा करेक्ट वर्ब पुट करें। वो भी, ये दोनों जो पोर्शन हैं टेस्ट के, अगर आप रूल अच्छे से पढ़ लेते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, तो इजीली हल हो जाएंगे। सेम सेम ही रूल है, जैसे कि इंडेफिनेट प्रोनाउंस, सम, ऑल, मोस्ट, नन, ये भी हमेशा अपने साथ पिलुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे कि सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट। लेकिन अब यहाँ जो याद रखने की बात है वो ये है कि जैसे कि हेयर के लिए जो हम वर्ब सब्जेक्ट वर्ब लगा रहे थे हेयर से, वो हम देख रहे थे कि उसका ऑब्जेक्ट किस तरह का है, प्लूरल है या सिंगुलर है, फिर हम उसके साथ जो है वर्ब पुट कर रहे थे। सम के साथ भी देखेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है। फर्स्ट सेंटेंस में देखेंगे सम ऑफ द गर्ल्स वर एब्सेंट, जो आपका ऑब्जेक्ट है दी गर्ल्स वो प्लूरल है, तो सम के साथ आपने जो वर्ब लगाया है वो प्लूरल लगाया है वर्ब। आइसक्रीम, जैसे कि ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है आइसक्रीम, सम ऑफ द आइसक्रीम इज लेफ्ट, आइसक्रीम सिंगुलर है, तो आपने सम के साथ जो वर्ब लगाया है वो भी सिंगुलर लगाया है जो है इज। तो काइंडली ये रूल्स आप याद रखिएगा। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जैसे कि एवरी हो गया, एवरीबॉडी, ईच अदर, एन अदर, एनीबॉडी, नोबॉडी, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब ही लेंगे। जैसे कि एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज अ मेंबर, एवरी मैन एंड वुमेन इन दिस हॉल इज अ मेंबर। अब आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ तो दो वर्ब है, मैन एंड वुमेन, तो प्लूरल आना चाहिए, एंड से सेपरेट किया गया है, नहीं यहाँ प्लूरल नहीं आएगा बिकॉज एवरी यूज हुआ हुआ है। हर, अगर इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करें तो इस सेंटेंस की कोई मुझे मीनिंग बता सकता है उर्दू में इसको ट्रांसलेट करके? Anyone from you who can tell me the meaning of the sentence you are watching on the screen? Every man and woman in this hall is a member. सर, हर औरत और हर मर्द इस हाल का मेंबर है। जी, हर मर्द और हर औरत इस हाल की मेंबर है या इस हाल की रुकन है। तो इसके साथ एवरी एवरी के अलावा ये जो भी अदर सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं आपको, जिनको आपने सिंगुलर ट्रीट करना है, इनको भी आपने इजीली क्लेम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये एक दफ़ा याद कर लेंगे आपको आसानी से प्रॉब्लम नहीं होगी जो क्वेश्चंस होते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सॉल्व करने में। एवरी हो गया, एन अदर, नो वन इज रेडी टू टेक द रिस्क। nobody wants to fail nobody wants to fail the English subject। इस तरह जो भी सब्जेक्ट है, नो वन हो गया, नो बॉडी, उनको हमेशा आप सिंगुलर एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे और उनके साथ हमेशा वर्ब भी आप सिंगुलर ही पुट करेंगे। सर, इस सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो एवरी है या कोई और है, मैन है या वुमेन है? इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो है, सब्जेक्ट है वो है एवरी मैन एंड वुमन। सही है। ठीक है, लेकिन एवरी जिस सेंटेंस में आ जाए, जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरी से स्टार्ट हो, तो उसको हमेशा आप सिंगुलर
ट्रीट करेंगे, एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। नो सर, एवरी तो सिर्फ एडजेक्टिव हो सकता है, एवरी प्रोनाउन से प्रोनाउन की तरह यूज नहीं हो सकता एवरी। कोई सेंटेंस बताए जिसमें एवरी एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ हो। ये एवरी, ये एवरी यहाँ सब्जेक्ट है ना, ये और क्या शो हो रहा है यहाँ पे आपको, इस सेंटेंस में क्या है एवरी? सर एवरी इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है, वो मैन को डिस्क्राइब करा है, मैन और वुमेन। एडजेक्टिव हमेशा मैन और वुमेन, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। एवरी इज एडजेक्टिव, लेकिन यहाँ पे एवरी है क्या? आप उसको, मैं नहीं कह रहा कि एवरी इज एडजेक्टिव और एवरी इज व्हाट्स एवरी विद रिस्पेक्ट टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एवरी हेयर इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। ओके, तो एवरी सिंगुलर को शो करता है, जब भी सब्जेक्ट की जगह यूज होगा तो वह हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सर सब्जेक्ट बनने के लिए प्रोनाउन और नाउन होना लाजमी है ना। प्रोनाउन और नाउन होना लाजमी है, यहाँ पे एवरी एडजेक्टिव है, एवरी के बाद नाउन है। जी, अगर मैं को पूछ रहा हूँ कि कोई ऐसा सेंटेंस बताएं जिसमें सब्जेक्ट एवरी हो, सिर्फ एवरी एज अ प्रोनाउन यूज हो। अच्छा। आप जी सेंटेंस सुने, एवरी जो आप कह रहे हैं एवरी सिर्फ सब्जेक्ट हो। एवरीबॉडी थिंक्स दैट, everybody thinks that English is a very difficult subject। यहाँ पे everybody क्या है? सब्जेक्ट तो उसके साथ आप क्या, कौन सा वर्ब यूज कर रहे हैं? सिंगुलर यूज कर रहे हैं, प्लूरल? सिंगुलर यूज कर रहे हैं। देन जो एवरीबॉडी, आपके पास एक सब्जेक्ट भी आ गया, जो आप पूछ रहे थे कि एवरी कहीं पे सिर्फ सब्जेक्ट हो, तो वो इस सेंटेंस में एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है। सही है सर, ठीक है। ठीक है, के आगे, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, जो ये ईयर्स दिए जाते हैं, या जैसे कि $2, वन, $3, इसके साथ आप मतलब कौन सा जो है वो लगाएंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे? $1 million जैसे यूज हुआ हुआ है, इसके साथ आप कौन सा, इसको आप कौन सा सब्जेक्ट तस्लीम करते हैं, सिंगुलर या प्लूरल? जैसे कि $1 million, एनीवन कैन टेल? सर एक्सप्रेशन ऑफ टाइम, मनी और वेट, डिस्टेंस का जब भी हो, अगर वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, उसके साथ रूल ये है कि वर्ब जो है वो सिंगुलर ही लगेगा। परफेक्ट, बिल्कुल आपने सही बोला कि टाइम, मनी, ₹2, ₹1, उसके साथ हमेशा वर्ब जो है, जो भी हमारे पास यूनिट्स होते हैं, मनी के यूनिट्स हो गए या डिफरेंस वेट के यूनिट हो गए, मास के डिफरेंट यूनिट हो गए, किलोग्राम्स, 3 किलोग्राम्स, इसके साथ आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? 3 किलोग्राम्स। सर 3 किलोग्राम के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे सर। वेट है, किसी का वेट कर रहे करके दिखाएं, सेंटेंस में यूज करें 3 किलोग्राम्स, एज ए 3 किलोग्राम्स एज ए सब्जेक्ट हो और उसके साथ वर्ब यूज करें। हैं। वेट अ मिनट। जी जी जी, टाइम लें। सर एनीवन? जी जी। 3 kilograms denotes the quantity। जी जी, ये आप सेंटेंस बना आप सकते हैं ना। आप बता देंगे वर्ब कौन सा लगेगा? सिंगुलर। अच्छा, मैं अगर कहूँ कहूँ 3 किलोग्राम्स इज इनफ,
तो ये राइट है, या 3 किलोग्राम्स आर इनफ होगा या इज इनफ होगा? अगर 3 kg के हिसाब से तो फिर इज इनफ सही है। ऐसे नहीं करो, कुछ अगर ग्राम एक्सेप्शनल के केसेस हिसाब भी से हो। देखें तो फिर क्लियर लगेगा, वरना 3 kg के हिसाब से इज सही है। 3 kg मतलब आप चाहते हैं कि जो केजी है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे, फिर उसके साथ सिंगुलर लगेगा, लेकिन जब फुल फॉर्म में लिख देंगे तो प्लूरल लगेगा। ऐसा नहीं होगा बेटा। इंग्लिश में जो ये शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, राइटिंग में कहीं भी येलो नहीं होता। ग्रामर में कभी भी आपने ये नहीं होगा देखा होगा कि 3 kg लिखा हो। वो हमेशा कंप्लीट लिखा होगा एंड क्लियर लिखा होगा। 3 किलोग्राम्स आर इनफ, ये करेक्ट सेंटेंस है और इसके साथ आर ही लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है 3 किलोग्राम के साथ इज लगा देंगे। फिर सर आपने उसे ऊपर लिखा हुआ है वेट के साथ जो है ना वो इज लगेगा यानी सिंगुलर लगेगा, वो कैसे? वो कुछ एक्सेप्शनल केसेस के लिए होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। आप अगर आगे जैसे आगे चलेंगे तो अब देखें आप अभी देखें जो वेट के साथ, या आप जो कह रहे थे यूनिट्स थे, उनके हिसाब से देखें। 25 कॉइन्स वर फाउंड। अब वहां पे डॉलर्स था, लेकिन यहाँ पे कॉइन्स, वो कोई यूनिट, स्पेसिफिक यूनिट ही नहीं दे रहा। वो कह रहा है 25 सेंटावो कॉइन्स वर फाउंड, एग्जैक्ट नंबर दे रहा है। और कॉइन्स कॉइन्स कोई यूनिट नहीं है आपके पास। 60, ये सेंटेंस कुछ आप इसको 60 पैसों बिल्स वर एडेड टू द बजट। यहाँ पे भी देखें आपके पास, आप किसको देख रहे हैं? बिल्स को देख रहे हैं। यहाँ पे बिल्स है, यहाँ पे कॉइन्स है, इस वजह से इसको पेलुलरली ट्रीट कर रहे हैं। वो डॉलर्स वाला जो केस था वो अलग था। आप ऐसे थोड़ी किसी की एज बताते हैं तो आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको मैं दूं एज के हिसाब से। आ, थर, इसका एक एग्जाम्पल आप अगर ले लें तो एज के हिसाब से होता है। आप एज को 35 ईयर्स, इसको अगर सब्जेक्ट यूज किया जाए तो आप 35 ईयर्स को सिंगुलरली ट्रीट करेंगे या प्लूरली ट्रीट करेंगे? 35 ईयर्स इज एज ऑफ रिटायरमेंट। ये सेंटेंस सही है। 35 years are the age of retirement in Pakistan। Are 35 years is the age of retirement in Pakistan। कौन सा सेंटेंस सही है आपके हिसाब से? सर एज वाला 35 years इज 35 years is बिल्कुल। आप यहाँ पे जो years होते हैं वो आप हमेशा उनको सिंगुलरली ट्रीट करते हैं, लेकिन जहाँ पे कॉइन्स, बिल्स, इसमें आपको ये थोड़ा क्लेम करना पड़ेगा कोई कि कौन सी चीजें हैं जिनको प्लूरल रेफर करना पड़ेगा, कौन सी चीजें हैं जिनको सिंगुलरली ट्रीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा क्लेम कर लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी। बिकॉज ये थोड़े कॉम्प्लेक्स हैं, एक दूसरे से मिले जुड़े हुए हैं, तो आपको डिफिकल्टी हो सकती है। उसके बाद कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि वो हमेशा पिलुलर ट्रीट किए जाते हैं। पैंट्स, ट्राउजर्स, सिजर्स, और आपके पास सिजर्स आ गई,
टॉन्ट्स आ गई, ये जो भी होते हैं वो हमेशा प्लूरल होते हैं। दी पेंट इज टॉर्न इनटू टू, ये आप कभी भी नहीं बोल सकते, ये सेंटेंस ही गलत हो जाएगा, बिकॉज पेंट कभी भी यूज ही नहीं होता इंग्लिश में। पेंट्स, द पेंट्स आर टॉर्न इनटू टू। द पेयर ऑफ सीजर्स, अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा सीजर्स तो प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरली ट्रीट होना चाहिए, लेकिन नीचे वाले सेंटेंस में कह रहा है द पेयर ऑफ सीजर्स वाज प्लेस्ड ऑन द टेबल, तो यहाँ पे तो वाज यूज कर रहा है। इज इट करेक्ट? यस सर, करेक्ट है। यस करेक्ट है, क्योंकि उसने उसका सब्जेक्ट सिंगुलर कर दिया है, द पेयर। यस सर, पेयर एक है ना, अगर और आप, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, पेयर। जी 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 बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। अगर मैं द पेयर को हटा दूं, द पेयर ऑफ को हटा दूं, तो फिर आप कौन सा वर्ब यूज करेंगे? सर फिर जो होगा ना, सीजर्स तो उसका सिंगुलर भी सीजर्स होता है, प्लूरल भी सेम है, फिर उसको हम जी जी एज जी। अ सिंगुलर भी काउंट कर सकते हैं, प्लूरल भी काउंट कर सकते हैं, दोनों वो सेंटेंस के हिसाब से। नो 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 नो, सिजर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होता है, कभी भी आपको इंग्लिश में सिजर्स, सिजर यूज होते हुए कहीं भी नहीं मिला होगा। सिजर्स वर यस सर। प्लेस्ड ऑन द टेबल अगर सेंटेंस बनेगा, इसको हमेशा प्लूरल की तरह ट्रीट करना है, सिंगुलर की तरह कभी भी ट्रीट ना करना। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इनको हमेशा सिंगुलर ट्रीट करना है। मैथमेटिक्स बिकॉज इसके आखिर में एस आ जाते हैं, आ जाता है, तो लोग समझने लगते हैं कि ये प्लूरल है। जैसे कि फिजिक्स, उसमें भी आखिर में एस होता है, एस होता है। लेकिन ये सब्जेक्ट्स हैं, तो नेम ऑफ सब्जेक्ट्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माय फेवरेट सब्जेक्ट। न्यूज़, न्यूज़ भी हमेशा सिंगुलर ही होता है। द लेटेस्ट न्यूज़ इज अलार्मिंग टू द पब्लिक। न्यूज़ एस की वजह से आप में भी समझ लें कि न्यूज़ जो है सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो मे बी आप सेंटेंस को गलत, सही सेंटेंस को गलत कर दें। तो न्यूज़ इज अ सिंगुलर एंड ऑलवेज ट्रीट इट एज ए सिंगुलर, और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी लगेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, ये जो है रूल मैंने सेंटेंस दिया भी था टेस्ट में आपके पास। अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड दी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, हमेशा स्टूडेंट आर्टिकल देख लेते हैं अ नंबर, तो वो ट्रीट करने लग जाते हैं उसे सिंगुलर, बिकॉज सिंगल के लिए यूज होता है, हमेशा एक को शो करता है, सिंगुलर को शो करता है। तो वो सिंगुलर को इस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर की तरह ट्रीट करने हैं। लेकिन रिमेंबर वन थिंग, इंग्लिश में अ नंबर जहाँ भी यूज होगा, वो अगर सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है तो उसको हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट ट्रीट किया जाएगा, और प्लूरल वर्ब के साथ, उसके साथ प्लूरल वर्ब भी लगाया जाएगा। अगर दी नंबर होता तो फिर उसको सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट किया जाता, और उसके साथ जो सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर लगाया जाता। A number of students are waiting outside. The number of students outside is not recorded yet. ये इम्पोर्टेंट रूल है, ये हमेशा एक्सेप्शनल केस है, तो अच्छा, तो मैं कह रहा था दी नंबर सिंगुलर होता है, अन नंबर प्लूरल होता है, इसको हमेशा आप जो है, हेलो मेरी आवाज आ रही है आपको?
सर कम आ स्लो रही है, आवाज सही आ रही नहीं है, आ रही। अभी आ रही है? अभी देखो, स्लो आ रही है। स्लो आ रही है, अभी तो ठीक आ जानी चाहिए। अच्छा, एक मिनट। जी अभी आ रही है? हेलो, अभी मेरी वॉइस आ रही है? कम आ रही है सर, आ रही है। अब अब ठीक हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो मैं बोल रहा था, हर नंबर को हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे और 3 नंबर को हमेशा हम सिंगुलर यूज करेंगे। और उसके बाद जो नंबर के पीछे हमने पढ़ा वो, हेलो, अब वॉइस क्लियर आ रही है? यस सर। हेलो, हाँ अभी सही है सर। यस ओके, सर, अभी सही थैंक है। यू। अच्छा, फ्रैक्शंस जो होते हैं उसको हम किस तरह ट्रीट करते हैं? 1/2 ऑफ द केक, 1/4 ऑफ द एम्प्लाइज। इसके साथ भी अगर जो ऑब्जेक्ट है हम उसको देखते हैं कि 1/2 ऑफ द केक, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सिंगुलर है, तो 1/2 को हमने एज ए सिंगुलर ट्रीट किया है, वाज, उसके साथ वर्ब लगाया है सिंगुलर। 1/4 ऑफ द एम्प्लाइज, उसका ऑब्जेक्ट देखेंगे जो एम्प्लाइज है वो प्लूरल है, तो जो हमने उसको 1/4 को ट्रीट किया है एज ए प्लूरल। तो जैसे कि हेयर और देयर को ट्रीट कर रहे थे, सेम ऑब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ वर्ब प्लूरल लगेगा, ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ सब वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। ये समझ आया? एनीवन हैव डिफिकल्टी इन दिस? नो सर, गॉट इट। ओके, मीटिंग में। अच्छा, नाउन्स होते हैं जैसे एथलेटिक्स, जेनेटिक्स, पॉलिटिक्स, जिम्नाटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, ये भी एक सब्जेक्ट का नाम है, तो उनको भी हमेशा एज अ सिंगुलर ट्रीट किया करें। इस एस की वजह से बहुत से बच्चे जो इसको हैं पिलुलर ले लेते हैं, समझते हैं कि ये एस है, इसके आगे तो पिलुलर है। नो, ये नाउन्स हैं और ये हमेशा इंग्लिश में इनका एक्चुअल रियल फॉर्म ही यही होता है, तो इस वजह से ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर सब्जेक्ट की ही तरह ट्रीट किया करें, और इन सब के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगेगा। मूविंग टू द फॉरवर्ड। द नाउन, कंट्रीज के कुछ नेम होते हैं जो आपको लगते हैं कि पिलुलर हैं, जैसे फिलीपाइंस एक कंट्री है, बहामास, और ये आपको लगते होंगे पिलुलर, लेकिन ये पिलुलर नहीं है, बिकॉज ऑफ ये कंट्री का नेम है तो इसको हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करेंगे। सो फिलीपाइंस इज अ wondrous place. The Bahamas has beautiful beaches. Moving to the forward. Adjectives used as nouns are considered plural. ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट रूल है, मे बी आपकी टेस्ट में आएगा तो नहीं, फिर भी आप समझ लें। दी पुअर आर टू बी हेल्प, ये जनरली बात कर रहा है कि जो भी गरीब लोग हैं उनकी मदद की जानी चाहिए। दी पुअर, ये जो दी पुअर है वो किसी एक गरीब को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, अगर मैं कहूँ तो ये जर्नली जो है सब पुअर्स जो गरीब हैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो आर लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। द इफिशिएंट आर व्हाट दिस कंट्री नीड्स। इफिशिएंट, जो बंदा चुस्त हो। द इफिशिएंट, ये भी किसी एक बंदे के बारे में स्टेटमेंट नहीं बोली गई, ये भी जर्नल स्टेटमेंट है, जो सब वो बंदे जो चुस्त हैं वो इसमें आ जाते हैं, तो इसको भी हम प्लूरल सब्जेक्ट की तरह यूज करेंगे और आर लगाएंगे। मूविंग टू द फॉरवर्ड। और कलेक्टिव नाउन्स, अगर आप देखें जैसे कि कमेटी हो गया, ऑर्गेनाइजेशन कोई हो गई, कंपनी हो गई, जूरी हो गई, अगर द कमेटी इज अगेंस्ट द प्लान,
अगर कमेटी इज अगेंस्ट द प्लान, अगर सब मेंबर्स एक कलेक्टिवली रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक चीज पर, यानी कि जो ये जो सारे मेंबर्स हैं कमेटी में वो सभी क्या कर रहे हैं, प्लान की मुखालफत कर रहे हैं जो प्लान बताया गया है। और नीचे वाला सेंटेंस देखें, द कमेटी आर ऑफ डिफरेंट ओपिनियंस। पहले सेंटेंस में क्या थे, सभी एक पेज पर थे, सभी अगेंस्ट थे प्लान के, लेकिन अब हर कोई बंदा इंडिविजुअली एक्ट कर रहा है। कमेटी में हर बंदे का डिफरेंट ओपिनियन है, तो इट मींस जो कमेटी है अब ये पिल्यूलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट की जाएगी, बिकॉज एवरीवन हैज डिफरेंट ओपिनियंस। पहले सेंटेंस में आपके पास जो था, कमेटी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप कलेक्टिवली शो हो रहा था, सिंगुलर ट्रीट करेंगे। उसके बाद आपके पास कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जो फॉलोइंग, जिनको हम कुछ को सिंगुलर ट्रीट किया जाता है, कुछ को पिल्युलर। 7 + 3 = 10। अब 7 और 3 होता तो इसको हम पिल्युलरली ट्रीट करते। 5 × 2 = 10, 5 - 2 = 3। अब 5 × 2 = 10, ये मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, तो इस स्टेटमेंट का जो सब्जेक्ट है 5 × 2, इनको हम पिल्युलरली ट्रीट करेंगे हमेशा। 7 + 3 = 10। ये आपको बहुत ही इजी है, आप समझ लेंगे। मूविंग टू द फॉरवर्ड, टाइटल्स ऑफ बुक्स, जैसे कि कुछ टाइटल्स ड्रामाज होते हैं, फिल्म्स होती हैं, उनके नेम्स होते हैं, लगते हैं हमको पिल्युलर हैं, लेकिन उनको हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। जैसे आप देखें, एक स्टोरी के बारे में लिखा गया है, इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ये जो सब्जेक्ट है वो पिल्युलर शो कर रहा है, लेकिन क्योंकि ये स्टोरी का नाम है तो हम इसको सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। इन ड्रीम्स बिगिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज इज ए स्टोरी बाय D. शॉर्ट्स। ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज अ मस्ट रीड नावल। यह भी एक पिल्युलर शो कर रहा है, वर्ड एज ए पिल्युलर है, लेकिन क्योंकि ये एक नावल का नाम है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, तो उसको हम एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। नेम्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, उनको भी हमेशा हम सिंगुलर ही ट्रीट करते हैं। लोपीज एंड सन्स इज अ सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन। MJ and Sons Builders is a सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बोल सकते हैं। इनको भी हमेशा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो नेम होता है वो उसको भले चाहे वो पिल्युलर ही हो, पर क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है तो उसको हम सिंगुलरली ट्रीट करेंगे, और उसके साथ जो वर्ब एग्री करेगा वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद आप एक सेंटेंस होते हैं, जैसे कि it is the schools which must assume the responsibility। अब दी स्कूल्स प्लूरल है, लेकिन जो इस इट के साथ लगाया गया है, इस लगाया गया है। इट इज अस हु मस्ट टेक केयर ऑफ, लेकिन अब यहाँ इट इज दी स्कूल्स विच मस्ट अज्यूम्स, तो इट तो सिंगुलर है, ये अज्यूम यहाँ पर अज्यूम्स नहीं होगा। इफ एनीवन कैन टेल व्हाई दिस इज नॉट just written as assume। सर यहाँ पे वो कंसीडर करा है इट इज स्कूल्स, स्कूल्स की वजह से प्लूरल लगा रहा है। अच्छा, ये विच जो है ये किसको शो कर रहा है, रेफर बैक किस सब चीज को रेफर बैक कर रहा है? जी, ये इट विच इज जो है, स्कूल्स को, विच जो है स्कूल्स को शो कर रहा है, तो ये स्कूल्स प्लूरल है, तो फिर जो विच के बाद जो सेंटेंस आएगा, वर्ब लगेगा, वो भी हमेशा सिंगुलर लगेगा, प्रेजेंट सिंपल की। हाँ, इट इज अस हु मस्ट टेक केयर ऑफ द इन्वायरमेंट, बिकॉज हु रिप्रेजेंट कर रहा है अस को, तो इसकी वजह से टेक्स केयर नहीं लगाया, टेक केयर लगाया है उसने। सर ये सेकंड सेंटेंस नहीं समझ में, इट इज अस।
हु जो है ना आपका वो अस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे स्टार्टिंग में इट इज क्यों लगा रहा है ये? इट तो मेन सब्जेक्ट है ना उसका। आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस पढ़े हैं? जी जी, तो इट का अस तो नहीं होता ना रिफ्लेक्सिव। सर सुने तो सही। इट इज अस। हु आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, विच आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो रिफ्लेक्ट करता है सेंटेंस में किसी भी पीछे दी गई चीज को। जैसे कि विच स्कूल्स को कर रहा है, स्कूल्स प्लूरल है, तो इसके बाद जो सेंटेंस में वर्ब आएगा वो भी हमेशा सिंगुलर है, एज्यूम। लेकिन इट इज अस, हु तो है अस को सर रिफ्लेक्ट कर यहाँ रहा पर है। और हु रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो नहीं है। जी जी आप बोलें। यहाँ पर वुच और हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेशन शो कर रहे हैं। नो आई थिंक नो यहाँ पे, बट आई कंफर्म, आपको मैं बता दूंगा। मुझे इसमें जो मेरे पास, अकॉर्डिंग टू मी, दिस इज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दैट reflecting back to the words which are presented back in the sentence। लेकिन मैं आपको बता दूंगा कंफर्म करके, एक्चुअली इस सर सेंटेंस में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के साथ हम सेल्फ लगाते हैं, SELF सिंगुलर के साथ, और प्लूरल के साथ SELVES सेल्फ। जी ये जी, जो अवर है सेल्फ, रिलेटिव अवर प्रोनाउन है। सेल्फ, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, माई यस सेल्फ। सर, जी जी, अब सेल्फ आई सेम नो, सेल्फ, ये आई नो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और समटाइम एज अ वर्ब, एज अ एम्फेटिक प्रोनाउन, इट्स डिपेंड ऑन जी जी सेंटेंस। जी जी, आई नो, नो नो नो, लेकिन आई एम नॉट श्योर, सो दैट्स व्हाई मैं आपको कंफर्म करके मैसेज में बता दूंगा व्हाट हेयर ओके दिस सर। विच इज रिप्रेजेंटिंग। गोइंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये आपकी जो है स्लाइड्स, आज का जो लेक्चर था कंप्लीट हुआ रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इफ एनीवन हैव अ क्वेश्चन ही और शी कैन आस्क। हमारे पास 2 से 3 मिनट हैं।